तो विटामिन के बारे में जब हम लोग प्रिंसिपल डाइट्स में पढ़ रहे थे या डाइट की बात जब हम लोगों ने शुरू की थी, वहीं पे विटामिन किस कैटेगरी में आती हैं, डाइट की कौन सी कैटेगरी में विटामिन आती हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये आती हैं। विटामिन जो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में इनको कैटेगराइज किया जाता है। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे बॉडी के जो दूसरे अदर फंक्शंस है जहाँ से एनर्जी यील्ड हो सकती है उनमें हेल्प करना होता है। और नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है ह्यूमन बॉडी की, उसमें भी इनको ऐड करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में इनकी जरूरत पड़ती है बॉडी में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी विटामिन हैं जिनकी डिफिशियंसी से ग्रेव डिजीज तक हो सकती है। ग्रेव्स का मतलब ये नहीं कि ग्रेव डिजीज थायरोटॉक्सिकोसिस वाला, बल्कि ग्रेव मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की, है ना। तो इस तरीके की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नॉर्मली दो टाइप की विटामिन होती हैं। दो टाइप की विटामिन होती है, एक फैट सल्यूबल है, दूसरी वाटर सल्यूबल है वाटर सॉल्यूबल। ना। फैट सल्यूबल कौन कौन सी होती हैं? ADE and K। ठीक, चार तरीके की फैट सल्यूबल होती हैं, A, D, E एंड K। दीज आर फैट सल्यूबल विटामिन। इसके बाद वाटर सल्यूबल्स में जो बी ग्रुप की विटामिन हैं एंड विटामिन सी, है ना, ये जो है ये वाटर सल्युबल विटामिन होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है फैट सल्युबल विटामिन में से बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन बन जाती है। विटामिन ए जिसकी कमी से इवन ब्लाइंडनेस हो जाती है। खासतौर से जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या बच्चे जो हैं, उनमें अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी डिफिशियंसी है तो वो डिजीज भी होती है। तो पहले इसी को देखिए, विटामिन ए, है ना। विटामिन ए, इसमें दो तरीके का कंपोनेंट है। एक तो प्री फार्म विटामिन हम कहते हैं, दूसरा है प्रो विटामिन। प्री फार्म का मतलब ऑलरेडी वो विटामिन ए का फंक्शन करेगी डायरेक्टली। एंड प्रो विटामिन का ये है कि जब वो इंजेक्शन के बाद ह्यूमन बॉडी में गई, उनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो फर्दर जो कन्वर्ट हो जाती है फिर से विटामिन में। प्रो विटामिन का मतलब ये होता है कि वो कन्वर्ट हो जाएगी विटामिन में। तो जो प्री फार्म विटामिन होती है, प्री फार्म विटामिन उनको हम कहते हैं रेटिनॉल, ना। प्री फार्म ऑलरेडी ये रेटिनॉल ये पूरा अपना फंक्शन करेगी विटामिन ए का। और जो प्रो विटामिन है दैट इज बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जब ये कन्वर्ट होती है तो 1:8 के रेशियो में कन्वर्ट होती है, यानी 8 गुना बीटा कैरोटीन आपको चाहिए, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स बीटा कैरोटीन अगर है तब जाके वो 1 पार्ट रेटिनॉल बनाती है ना। यानी 8:1 का कन्वर्जन है प्रो विटामिन से प्री फार्म विटामिन में। बीटा कैरोटीन जो है 8 टाइम्स चाहिए 1 टाइम, यानी ऐसे मान लीजिए कि 8 ग्राम बीटा बीटा कैरोटीन होगी तो 1 ग्राम जाके वो रेटिनॉल बनेगा। तो ये दो तरीके की होती है आमतौर से, प्रीफॉर्म विटामिन एंड प्रो विटामिन, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। अब इसमें इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस साल यहीं से देखिए, ये जो है ना, यहीं से इसका क्वेश्चन आया हुआ था इस साल। फंक्शन ऑफ विटामिन ए, है ना, विजन के लिए। और विजन के लिए भी खास तौर से किस तरीके के विजन के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट होती है? नाइट विजन। डिम लाइट में, लाइट विजन तो है ही, रॉड एंड कोन्स दोनों है, लेकिन इसका जो काम है खास तौर से विजन में डिम लाइट में। तो डिम लाइट के लिए अगर एक क्वेश्चन ये भी बन जाए कि ये रॉड एंड कोन्स में से किस चीज को हेल्प करती है या किसको बनाती है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक रेटाइनल पिगमेंट है जो डिम लाइट के लिए जरूरी होता है, उसी से रॉड्स जाके बनते हैं ना। तो रोडोप्सिन को ये बनाता है ना, डिम लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। इसके अलावा स्केलेटल ग्रोथ नेसेसरी फॉर द स्केलेटल ग्रोथ, यानी ग्रोथ को ये प्रमोट करती है। एंटी इन्फेक्टिव, इसका फंक्शन एक एंटी इन्फेक्शन का भी है ना। अ, अगर किसी का इम्यून रिस्पॉन्स कम है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है,
तो उसके में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंडुलर एंड एपिथेलियल टिश्यूज, जो ग्लैंड्स हैं, जो एपिथेलियल्स हैं, उनकी टिश्यूज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी का मतलब क्या, इंटैक्ट रहना, यानी उसमें वियर एंड टियर ना होने दे, इसके लिए बहुत जरूरी है विटामिन ए। और खास तौर से ये कहाँ कहाँ की एपिथेलियल लाइनिंग्स होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, इंटेस्टाइन्स, यहाँ की एपिथेलियल लाइनिंग के लिए, इनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इनके इंटीग्रिटी के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। एंड में प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम कैंसर्स, ये भी लिख के आ रहा है कि कुछ कैंसर्स में इसका खास तौर से, है ना, जो ब्रोंकियल कैंसर्स हैं, इनमें इसका इफेक्ट पाया गया है, लेकिन अभी इसको वैलिडेट नहीं किया गया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ब्रोंकियल कैंसर्स। यहाँ से मेरे ख्याल से, हाँ, विटामिन ए के फंक्शन में क्वेश्चन आया हुआ था, एक तो ये डिम विजन का था, और शायद एंटी इन्फेक्शन या कुछ इस तरीके का ऑप्शन था जो करेक्ट माना गया था ना। तो विजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर से डिम लाइटली रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है, ये इसको जनरेट कराते हैं। स्केलेटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फेक्टिव है। इसके अलावा जो एपिथेलियल लाइनिंग है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन्स है, या कुछ ग्लैंड्स हैं ना, कुछ ग्लैंड्स है, उसकी भी लाइनिंग के लिए, खासतौर से स्किन के जो ग्लैंड्स हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स, उनकी लाइनिंग के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। और कुछ कार्सिनोमा, खासतौर से ब्रांकियल कार्सिनोमा है, इसके लिए भी माना जाता है कि ये इफेक्टिव है ना। ये इसके फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। और इसका सोर्स, सोर्स क्या होगा विटामिन ए का? देखिए दोनों तरीके की इसके सोर्स हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। तो एक चीज पहले, जैसे ये प्री फॉर्म विटामिन है, जो रेटिनॉल है, जो रेटिनॉल है, ये प्री फॉर्म विटामिन ए है। तो जितने भी एनिमल फूड्स हैं, एनिमल फूड्स ना, एनिमल फूड्स में क्या क्या हो सकता है, लीवर है, एग्स है, बटर, चीज, होल मिल्क, फिश, मीट, है ना, इन सब में जो प्री फॉर्म विटामिन मिलेगा, यानी एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल मिलेगा आपको। और जितने भी प्लांट सोर्स की हैं, प्लांट फूड जो होते हैं, वहां पे प्रो विटामिन मिलता है, यानी बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है वो प्लांट सोर्स से आता है, ठीक। तो यहाँ से अब बहुत सारे सोर्सेज, एनिमल फूड्स में क्या है, लीवर, एग्स, बटर, चीज, होल मिल्क, फिश, मीट, ये सारी चीजें हैं। और इसका जो रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ रेटिनॉल, ये क्या होगा, एनिमल सोर्स है ना। रेटिनॉल कहाँ से लिवर। आ रहा है, प्री फार्म विटामिन है जी। लिवर में। नहीं, रिचेस्ट सोर्स जो है वो फिश लीवर ऑयल है। कौन सा, फिश लीवर ऑयल, और उसमें भी हेलीबट लीवर ऑयल, है ना। इसमें भी टू बी स्पेसिफिक, हेलीबट फिश का लीवर ऑयल। ये क्या है, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है किसका, रेटिनॉल का या विटामिन ए का। इसके अलावा अगर हम प्लांट फूड की बात करें, प्लांट फूड्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच, ना, पालक, जो था वो रिचेस्ट सोर्स है किसका, बीटा कैरोटीन का। इसके अलावा कैरट, नाम में ही है ना, कैरट, वो भी बहुत रिच सोर्स है बीटा कैरोटीन का। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, इसमें स्पिनच है, कैरट है, और जैसे पपाया है, ऑरेंज है, ये सारी चीजें हैं, इसमें ये आता है। तो मैक्सिमम जो रिचेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है रेटिनॉल का, दैट इज फिश लीवर ऑयल, और इसको याद रखिएगा हेलीबट लीवर ऑयल, इसमें सबसे ज्यादा रेटिनॉल मिलता है। और बीटा कैरोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो स्पिनेच होता है। भले आप कैरेट को याद रखिए कि हाँ उसमें मिलता है, वो भी बहुत रिच सोर्स है, लेकिन रिचेस्ट सोर्स की जब हम बात करेंगे तो बीटा कैरोटीन यानी प्रो विटामिन, तो वो स्पिनेच आएगा, पालक आएगा। अब विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है,
तो कौन सी डिजीज होती है और बच्चों में ही इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया इज मैनिफेस्टेशन, हाँ ना, जो डिजीज है उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस पहले कहते हैं, फिर जीरोप्थेल्मिया उसका नाम है, आगे है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, विटामिन ए जो है एक ऐसी विटामिन है जिसकी जरूरत बच्चों में सबसे ज्यादा होती है एक तरीके से, और इसको मतलब सप्लीमेंट करने के लिए आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको इनकारपोरेट किया गया विटामिन ए को। अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद हो तो विटामिन ए की पहली डोज जो है वो कब देते हैं? 9 months। हाँ, 9 मंथ में। 9 मंथ पे अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन या एमआर वैक्सीन के साथ विटामिन ए देते हैं, उसकी जो डोज है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट उस वक्त हम देते हैं, है ना। फर्दर फिर अगले अप टू 5 ईयर्स जो है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से 6 मंथली उसको फर्दर दिया जाता है ना। तो इनिशियली यही है अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ की एज पे देते हैं मीजल्स वैक्सीन के साथ। फिर फॉर एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट टिल एज ऑफ 5 ईयर्स। उसको जोड़ते रहिए, टोटल कितनी डोज होती है, बार बार ये क्वेश्चन में है ना, कितनी डोज हुई? 17 lakh। 17। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 9 डोजेज ना, टोटल ऑफ 17 लाख। विटामिन ए को जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, ओरल रूट से हम देते हैं, 2 ml का स्पून आता है उससे दिया जाता है। तो पहली जो डोज होती है उसमें जो स्पून है उसको हाफ कर दिया जाता है, उसके बाद 2 ml स्पून है उसी से एडमिनिस्टर कराया जाता है ना। अब इसका स्ट्रेंथ विटामिन एक सोल्यूशन जो दिया जाता है ओरली, तो पर एम एल जो है 1 लाख, 2 ml का स्पून है, 2 ml का स्पून है, 2 ml में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आती है, तो 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये पड़ेगी ना। अब विटामिन ए डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया जिसको हम कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा अकुलर मैनिफेस्टेशन है विटामिन ए डिफिशियंसी का जिसको हम कहते हैं जीरोथैल्मिया या ड्राई आई, है ना, ड्राई आई। और 1 से 3 इयर्स एज ग्रुप जो है, 1 से 3 साल का जो बच्चों का एज ग्रुप है उसमें सबसे कॉमन ये डिजीज है जीरोथैल्मिया की, है ना। अब यहाँ से दो तीन चीजें हैं जो नोट करिएगा कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन जीरोथैल्मिया में या नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन होगी विटामिन ए डिफिशियंसी में, फर्स्ट क्लिनिकल साइन वो होती है कंजंक्टाइवल जीरोसिस। कंजंक्टाइवल जीरोसिस, फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इज कंजंक्टाइवल जीरोसिस। अब इसमें जो है इसकी जो एक स्पेसिफिक अपीयरेंस दी गई कि कंजक्टिवल जीरोसिस होगी कैसे जीरोफ्थेल्मिया में, तो इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एंड रिसीडिंग टाइड, जब समंदर के किनारे आप देखेंगे पानी की लहर आती है उसके बाद जब वापस जाती है, उसके वापस जाने के बाद जो सैंड बैंक जो बालू के किनारे जो रेत के किनारे जो बचते हैं, है ना, हल्के से भीगे हुए, उसी की तरह के इसकी भी अपीयरेंस होती है। इसी को कहा गया इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट रिसीडिंग टाइड, रिसीडिंग का मतलब वापस जाती हुई पानी की लहर जो होती है। तो उसके बाद जो रेत का किनारा है वो जिस तरीके का वो अपीयर होगा उसी की तरीके से ये कंजंक्टाइवल जीरोसिस भी अपीयर होती है ना। अब फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। पहला साइन जो है वो कंजंक्टाइवल जीरोसिस है, पहला सिम्टम जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस के बाद इसमें एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं बाइटर्स स्पॉट। बाइटर्स स्पॉट आंख पे स्पेसिफिक अपीयरेंस है विटामिन ए डिफिशियंसी के लिए ना। बाइटर्स स्पॉट है ट्रायंगुलर पर्ली वाइट कलर का होता है या कभी कभी येलोइश कलर का भी होता है। बल्बर कंजक्टिवा पे मिलता है, कार्निया है, कार्निया के दोनों साइड पे भी मिल सकता है, एक साइड पे भी मिल सकता है, ये कार्निया है। अब मान लीजिए एक साइड पे अगर मिलेगा तो कुछ इस तरीके का ये ट्रायंगुलर शेप का मिलेगा, दोनों साइड मिलना है तो इस तरीके से दोनों साइड भी मिल सकता है। इसको हम कहते हैं बाइटर्स स्पॉट, है ना। ट्रायंगुलर होता है, ऑलमोस्ट समवॉट ट्रायंगुलर होता है, एकदम स्ट्रेट ट्रायंगल की तरह नहीं दिखता। बल्बर कंजक्टिवा पे ये पाया जाता है ना। यंगर चिल्ड्रन में दे इंडिकेट विटामिन ए डिफिशियंसी, यही बाइटर्स स्पॉट, है ना। और एडल्ट्स में ये कोई अर्लियर डिजीज है आई की, आई की कोई पहले से डिजीज हो चुकी थी तो ये उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी ये एल्डर इंडिविजुअल्स में देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर यंगर चिल्ड्रन है, खास तौर से 6 साल 5 साल तक का बच्चा है, उसके में अगर इस तरीके का कोई अपीयरेंस है कंजक्टाइवा पे, तो ये मान के चलिए कि वो बाइटर्स स्पॉट है एंड दैट इज ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी, है ना। इसके बाद फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड अगर हो रहा है
तो कार्नियल जीरोसिस अपीयर होती है। जहां भी XER पे ये कोई चीज मिल जाए, जीरोसिस है, जीरोफ्थैल्मिया है, जीरोस्टोमिया है, दैट मीन्स कि वहां पे ड्राइनेस की बात हो रही है ना। जीरोस्टोमिया ड्राई माउथ को कहते हैं ना। तो जहां पे XER ऐड हो जाए वो ड्राइनेस के लिए, वो ड्राइनेस को डिनोट करता है। तो कार्नियल जीरोसिस दैट मीन्स कि ड्राइनेस हो रही है किसकी, कार्निया की। ये सीरियस मैनिफेस्टेशन है, और इसी से आगे फर्दर और ग्रेव डिजीज जिसको हम कहते हैं, ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी, दैट इज केराटोमैलेशिया, यानी जो है लिक्विफेक्शन होता है, कार्निया का लिक्विफेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि आई में कोलैप्स और फॉरन ब्लाइंडनेस हो सकती है। आई कोलैप्स कर जाएगी किसी भी वक्त और ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये तो होता है आर्टिकुलर में अकुलर मैनिफेस्टेशन। अब एक्स्ट्रा एकुलर मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है? फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस है, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन और बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा अकुलर मैनिफेस्टेशन में आती है। लेकिन इसका जो मेन मैनिफेस्टेशन अकुलर मैनिफेस्टेशन है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया। फर्स्ट क्लिनिकल साइन कंजंक्टिवल जीरोसिस, एंड क्लिनिकल सिम्टम जो पहला अपीयर होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस का होता है। अब इसमें कुछ चीजें और है कि मतलब कब हम इसका प्रिवेलेंस मानेंगे, इसका विटामिन ए का प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस क्राइटेरिया की एक प्रॉब्लम है, विटामिन ए डिफिशियंसी के एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में विटामिन ए डिफिशियंसी पाई जा रही है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया है ना। उसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया, और उसमें जो कम्युनिटी में जो देखा गया, जो एज ग्रुप लिया गया 6 मंथ टू 6 ईयर्स का, 6 महीने से 6 साल का एज ग्रुप लिया गया, उसके क्राइटेरिया में नाइट ब्लाइंडनेस रखी गई। नाइट ब्लाइंडनेस में यह माना गया कि जो प्रिवेलेंस है उस पॉपुलेशन में बच्चों की, कौन से एज ग्रुप, 6 मंथ टू 6 ईयर, अगर उनमें नाइट ब्लाइंडनेस का मोर देन 1% प्रिवेलेंस मिल रहा है, मोर देन 1%। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों मिल रहा है? सिर्फ ब्लाइंडनेस भी तो हो सकती थी। सर विटामिन, ऑप्शन फोर हाँ, रोडॉप्सिन डिम लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो डिम लाइट में देखने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। मोर देन 1% अगर प्रिवेलेंस है, इसका माइजान बंद कर दो प्लीज। डॉक्टर नाजिश अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी भी आप नहीं किए। एकदम में देखो समझ नहीं गया। प्लीज यार, कौन है ना। डॉक्टर नाजिश माइक ऑफ कर लीजिए। शाम को बोलिएगा यार, बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी से खरीद में, ऐसे बोलिएगा। सर आप वहां से ऑफ कर दिए ना सब। ठीक है, ये म्यूट हो गई। ठीक। तो मोर देन 1% अगर नाइट ब्लाइंडनेस है, कितना, मोर देन 1%, तो ये एक प्रॉब्लम है, जीरोथेल्मिया की प्रॉब्लम है उस कम्युनिटी में। ठीक। इसके बाद वाइटर्स स्पॉट, वाइटर्स स्पॉट का अगर प्रिवेलेंस मोर देन 0.5% है, कितना, 0.5% से ज्यादा है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम उस कम्युनिटी में मौजूद है। इसके बाद कार्नियल जीरोसिस या केराटोमैलेशिया, अगर ये सिर्फ 0.01% भी है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी वाली बात है इसमें ना। 0.01% से ज्यादा का प्रिवेलेंस है तो भी ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। वहां पे ये माना जाएगा कि जीरोथेल्मिया की प्रॉब्लम उस कम्युनिटी में मौजूद है। कार्नियल अल्सर मोर देन 0.05%। एंड सीरम रेटिनॉल, सीरम रेटिनॉल क्या है, ये प्री फॉर्म विटामिन है ना। तो ये देखा गया कि अगर ये 6 मंथ टू 6 ईयर, 6 महीने से 6 साल के बच्चों वाले एज ग्रुप में अगर सीरम रेटिनॉल ये 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये क्राइटेरिया रखा गया सीरम रेटिनॉल का। और ये देखा गया कि अगर 5% से ज्यादा बच्चों में, मोर देन 5% चिल्ड्रन में अगर सीरम रेटिनॉल 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो वो भी जीरोथेल्मिया की प्रॉब्लम है। ये प्रिवेलेंस का क्राइटेरिया था कि जीरोथेल्मिया की प्रॉब्लम उस कम्युनिटी में है या नहीं है। तो इनमें से कुछ भी पाया जाएगा तो जीरोथेल्मिया की प्रॉब्लम को वो इंडिकेट करेगा। ये देखिए बाइटर्स स्पॉट कुछ इस तरीके का, अब ये एग्जैक्ट ट्रायंगुलर तो नहीं है ना। ये इस तरीके से आंखों पे, अगर यंगर एज ग्रुप में है तो बाइटर्स स्पॉट है,
और एडल्ट में या ओल्डर एज ग्रुप में तो प्रीवियसली कोई आई डिजीज हुई होगी, ये उसका एक सीक्वेल या उसका एक कॉम्प्लिकेशन वो पड़ा रह जाता है ना। तो बाइटर्स स्पॉट है। इसके बाद अब इसकी डोज यानी डेली इनटेक अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, आईसीएमआर, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि कितना इनटेक होना चाहिए, डेली इनटेक ऑफ विटामिन ए। ये रिकमेंडेशन है आईसीएमआर का एडल्ट्स में। अब एडल्ट्स में दोनों तरीके के लोग आएंगे, मैन वुमेन दोनों, है ना। तो मैन एंड वुमेन। तो रेटिनाल माइक्रोग्राम में अगर हम रेटिनाल की बात करें, प्रीफार्म विटामिन है 600 ना, कितना 600 रेटिनाल की जरूरत पड़ेगी, 600 माइक्रोग्राम। ठीक, कितना डेली की जरूरत है मैन में। वुमेन में भी सेम है, अभी यहाँ पे सेम है, 600 माइक्रोग्राम इनको भी जरूरत पड़ रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में अब इंक्रीज करेगी, 800 माइक्रोग्राम चाहिए प्रेगनेंसी में, 800 माइक्रोग्राम चाहिए, और ड्यूरिंग लैक्टेशन फर्दर जो है ये इंक्रीज करेंगे 950 माइक्रोग्राम, 950 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये तो था रेटिनाल। अब बीटा कैरोटीन कितना चाहिए, बीटा कैरोटीन कितना चाहिए? अरे 1:8 का रेशियो बताया था मैंने ना कि बीटा कैरोटीन 8 गुना चाहिए पर वन टाइम चेंज इन टू रेटिनाल। तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सबसे इजी। 4800। हाँ 4800, बीटा कैरोटीन जो है वो 4800 माइक्रोग्राम चाहिए। ये 6400 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है 6400, एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है 7600, 7600 माइक्रोग्राम। कितनी जरूरत पड़ती है बीटा कैरोटीन की? ठीक, ये तो था एडल्ट्स में। अब इन्फेंट्स की बात करते हैं। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में दो एज ग्रुप बनता है हमेशा, इनिशियल 6 मंथ का और लेटर 6 मंथ का ना। तो पहले इन्फेंट्स 0 to 6 मंथ, 0 to 6 मंथ में सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल की जरूरत होगी 350 माइक्रोग्राम, 350 माइक्रोग्राम। एंड 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने पे यहाँ पे रेटिनॉल अभी भी चाहिए 350 माइक्रोग्राम। लेकिन पहले 6 महीने में बीटा कैरोटीन नहीं चाहिए थी, है ना, बीटा कैरोटीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल ही चाहिए था। लेकिन अब बीटा कैरोटीन दिया जा सकता है 2800 माइक्रोग्राम, 2800 माइक्रोग्राम। अब इसके बाद चिल्ड्रेन एडोलसेंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि विटामिन ए की जरूरत कैसे पड़ती है। प्री फार्म विटामिन है, रेटिनॉल है, उसकी अलग है। और अगर रेटिनॉल भी आपको याद है, सिर्फ रेटिनॉल याद है कि कितनी जरूरत पड़ेगी, आप उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा कैरोटीन की डोज आपको मिल जाएगी। ठीक, ये विटामिन ए। अब सेकेंड है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में इसका सबसे अच्छा सोर्स कोई बता सकता है विटामिन डी का क्या है? सनलाइट। हाँ बहुत अच्छा सोर्स है, सनलाइट, है ना। और विटामिन डी जो है बहुत सारे इसके फॉर्म्स होते हैं, कई तरीके से इसके नाम दिए गए, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होता है, दो फॉर्म है, एक तो कैल्सीफेरॉल एंड दूसरा कोलेकैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को D2 कहते हैं एंड कोलेकैल्सीफेरॉल इज नोन एज D3। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, और खासतौर से ये कहा जाता है कि सनलाइट जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग की सबसे बेस्ट होती है विटामिन डी के लिए ना। और ब्रीफ 5 मिनट भी अगर मिल जाए तो मोर देन इनफ है। तो वहां से जो है स्किन सबसे पहले जो है स्किन क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर ऑफ करती है, वहां से वो उसको स्टोर कर लेती है। उसके बाद इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यहाँ से ये आती है लीवर की तरफ, लीवर में ये कन्वर्ट होती है कैल्सीफेरॉल, लीवर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड लीवर से फर्दर जो है किडनी तक आती है, किडनी इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोलेकैल्सिफेरॉल में, यानी D3, जिसको हम 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं ना।
डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, है ना, ये D3 है। कहाँ पे ये चेंजिंग इसकी आ रही है? किडनी में आ रही है, किडनीज इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, और खास तौर से जरूरी है बोन हेल्थ और इम्यून फंक्शन के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। किडनी हार्मोन है, इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है? मेजर सोर्स में सनलाइट है ना। स्किन जो है वो विटामिन डी को जब सनलाइट से एक्सपोज होती है, जो पार्ट हमारा एक्सपोज होता है, अब वो अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर आउट करता है, वहां से वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है, फर्दर जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? लीवर पे विटामिन डी 2 बनता है, एंड लीवर से ट्रांसपोर्टेशन होता है किडनीज पे, जहाँ उसका सबसे एक्टिव फॉर्म, जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, वहां पे किडनीज उसको बनाती है ना। फैटी फिश है, साल्मन, ट्यूना, मैकरल, एग योक्स है ना। फोर्टिफाइड फूड्स है, आजकल जो भी फूड्स आ रहे हैं ज्यादातर फोर्टिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, तो उसमें विटामिन डी ऑलरेडी एडेड होती है। इसके अलावा विटामिन D3 का अलग से सप्लीमेंट यानी जो कैप्सूल्स आते हैं। और अगर किसी को आपको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है जनरल प्रैक्टिस में, तो दो तरीके से दिया जाए, एक तो डेली बेसिस पे दिया जाता है, दूसरे वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस वाला ज्यादा बेटर होता है, बेटर टॉलरेटेड है, और उससे डोज जो है वो एकदम फिक्स हो जाती है। 6 वीक के लिए देते हैं 60,000, है ना, 60,000 देते हैं 6 वीक्स के लिए, और हफ्ते में एक ही बार देते हैं वीकली बेसिस पे उसको। तो ये सोर्सेस थे विटामिन डी के। एंड डिफिशियंसी क्या क्या हो सकती है अगर विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो? एक तो रिकेट्स, मोस्ट कॉमन जो इसका है वो रिकेट्स है ना। आर्टियोमाइलेसिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड मसल वीक। अब रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, एंड उसी का अपग्रेडेड वर्जन या एडल्ट वर्जन जो है उसको हम ऑस्टियोमाइलेसिया कहते हैं ना। एडल्ट्स में जब वही बोन की वीकनिंग और सॉफ्टनिंग एडल्ट्स में होने लगे, दैट इज ऑस्टियोमाइलेसिया, और बच्चों में हो रही है तो उसको रिकेट्स कहते हैं। अब जब अब यही दोनों है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग बोन्स, तो उसके बाद फ्रैक्चर ऑटोमेटिक है, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू वीकेंड बोन, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, है ना। अब फ्रैक्चर के साथ साथ जो मसल्स, क्योंकि इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी है, मसल्स में भी वीकनेस आ जाती है ना। जो मोबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो। एक चीज और है, विटामिन डी जो है सनलाइट के अलावा सिर्फ जो है एनिमल फूड में ही मिलती है। सोर्स जो इसका है आप देखिए, एनिमल फूड्स में, यानी प्लांट फूड्स में ये नहीं मिलेगी, प्लांट ओरिजिन नहीं है ये, सिर्फ एनिमल फूड्स में मिलेगी, अल्ट्रावायलेट रेस में मिलती है, सनलाइट जिसको हम कहते हैं। तो वहां से दो जो जगहों से आपको मिलेगी। इसके अलावा डाइटरी सोर्स हैं, जैसे कि फोर्टिफिकेशन के साथ डाइट्स आती हैं, बहुत सारे पैकेज फूड आइटम्स आते हैं जिनमें विटामिन डी सर ऑरेंज जूस और सीरियल तो प्लांट ओरिजिन के होते हैं ना? फोर्टिफाइड फूड्स है, ऑरेंज यहाँ पे जूस। आप देखिए अच्छा जी। फोर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है ना। फोर्टिफाई कर दिया जाता है पहले से ही, उसमें ऐड ऑन करके दे दिया जाता है। तो ये जो इसका सोर्स है सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड और सनलाइट ही है ना। डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, रिकेट्स बच्चों में बहुत कॉमन है, और पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब बहुत कम है, क्योंकि फूड जो है वो ज्यादातर फोर्टिफाइड आते हैं ऑलरेडी, तो इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। रिकेट्स में क्या मिलता है? सबसे पहली चीज ये कि जो बोन है उसका कैल्सिफिकेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसी से तो वीकनिंग आती है। डिक्रीज कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स ना, बोन का कैल्सिफिकेशन जो है बहुत कम हो जाता है, मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। ठीक, बोन्स जो है वो वीक हो जाती है। अब इसके बाद ना बोनी डिफॉर्मिटीज शुरू होती है। बोनी डिफॉर्मिटीज में क्या है? एक तो और पिजन चेस्ट, पिजन साइज। पिजन चेस्ट है ना, पेल्विस में डिफॉर्मिटी आ जाती है, और पैरों में भी आती है ना। कर्व्ड लेग्स, इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड लेग्स को
Jenny Malcolm. ठीक। कर्व्ड लेग्स, डिफॉर्म पेल्विस, पिजन चेस्ट है। इसके अलावा एक रिकेट रोजरी टाइप का है, जो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद किस तरीके उसको क्या कहते हैं ना। इसके अलावा स्कोलियोसिस भी डेवलप हो जाती है, यानी लेटरल बेंडिंग हो जाती है स्पाइंस की। तो ये सारे हैं रिकेट्स के मैनिफेस्टेशन। ऑस्टियोमैलेसिया जो एडल्ट्स में होता है ना, खास तौर से जो एडल्ट्स में भी किसमें होगा, वोमेन में। और उन वोमेन्स में ज्यादा होता है जो जिनका एक्सपोजर सनलाइट से बहुत कम होता है ना, जिनका एक्सपोजर सनलाइट से बहुत कम होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जब विटामिन डी की जरूरत जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में ज्यादातर जितने भी माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन, है ना। और साथ में जो है इनका एक्सपोजर भी नहीं हो रहा है सनलाइट से, तो यहाँ पे वोमेन ज्यादा सफर करती हैं ओल्डर एज ग्रुप में ऑस्टियोमैलेशिया में। हम्म। सर कर्व्ड लेग्स के बगल में क्या लिखा है, वो उसका टर्म? जेनु एल्गम। अब इसका जो डेली रिक्वायरमेंट्स है विटामिन डी की, डेली रिक्वायरमेंट या जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो एडल्ट्स में 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इन्फेंट्स में 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए ना, ये इसकी आरडीए है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज ना, स्किन कलर। अब स्किन कलर में अगर बहुत ब्लैक कलर की स्किन है, यानी नेग्रोस जो होते हैं वो डिफिशियंट होते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि उनमें मेलेटोनिन जो है, सॉरी, मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। मेलानिन पिगमेंट वो क्या करता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेस को पूरी तरीके से फिल्टर कर देता है, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देता। मेलानिन पिगमेंट जो है वो यूवी रेस जो आ रही है, जो सनलाइट आ रही है वहां से एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देता। तो नेग्रोज में खास तौर से जो ड्यू टू देयर स्किन कलर उनमें डिफिशियंसी पाई जाती है। अब नेग्रोज है जियोग्राफिक लोकेशन। लोकेशन का मतलब जो हार्ट क्लाइमेट के लोग हैं, जो इक्वेटर के पास रहते हैं, वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा ब्लैक स्किन है, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोगों को सन एक्सपोजर, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडनाइट सन, या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ, वहाँ पे सनलाइट बहुत कम मिलती है ना, तो एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी डिफिशियंसी, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। चलो डाइटरी इंटेक किस तरह, अगर कोई सिर्फ वेजिटेरियन डाइट ले रहा है तो उसको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको सप्लीमेंटेशन की अलग से जरूरत पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है विटामिन डी की, एक तो बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन मिनरलाइजेशन कराता है, इम्यून फंक्शन को, इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ और मूड स्टेबिलिटी को ये करेक्ट करता है, और क्रोनिक डिजीजेस का, सर्टेन कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, इनके रिस्क को भी ये विटामिन डी जो है वो कम करती है। ये इसका इंपॉर्टेंस है इस विटामिन का। भाई ये विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में एक चीज पहले बता दूं कि देखिए अभी तक ऐसा नहीं है, विटामिन ई जो है इसका कुछ खास वो नहीं मिला है कि इसका कोई डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता हो। विटामिन ई का कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर स्पेसिफिक नहीं मिलता। ये कहते हैं कि अगर इसकी डिफिशियंसी है तो जो वेग से सिम्टम्स होते हैं ना, इनको अक्सर डिजीज में हम प्रोड्रोमल फीचर्स कहते हैं। सर का भारी रहना, बदन का टूटना, या यूं कह लीजिए फीवरिश फीलिंग ना, काम में मन ना लगना, यही सब इसके भी सिम्टम्स बताएंगे, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई गई। विटामिन ई की डिफिशियंसी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। हम्म, और ज्यादातर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फीमेल्स के विटामिन ए का यूज होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। 8 केमिकल फॉर्म्स में ये मिलता है, 4 को हम टोकोफेराल कहते हैं, और 4 जो है वो टोकोट्राइनोलास है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 टोकोफेराल था, और इसमें भी जो टोकोफेराल्स हैं, अल्फा टोकोफेराल मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म जो है वो अल्फा टोकोफेराल्स होता है। विटामिन ए को टोकोफेराल कहते हैं नॉर्मली भी। सेकेंड ग्रुप जो है टोकोट्राइनल्स, टोकोट्राइनल्स। अब ये जो है सिमिलर है टोकोफेराल से, जो स्ट्रक्चर इनका सिमिलर है, बस एक अनसैचुरेटेड साइड चेन जो है वो एक्स्ट्रा इनमें मिल जाती है, एक साइड चेन एक्स्ट्रा है इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो।
ना, अदरवाइज जो है ये लगभग लगभग सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका नाम पड़ गया टोकोट्राइनल्स। ये भी चार होते हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। टोकोफेरॉल्स को अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में डिवाइड किया गया, जिसमें से मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है वो अल्फा टोकोफेरॉल का है। अब इसका फंक्शंस क्या है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ना, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो भी सेल डैमेज हो रहा है सेलुलर लेवल पे, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। क्रोनिक डिजीजेज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, इनसे ये प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सेकंड, स्किन हेल्थ है ना, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है। और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है टोकोफेरॉल्स का, विटामिन ई का। एक तो इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है और एंटी एजिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इम्यून फंक्शन को हेल्प करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, ये जनरल इसका। अब इसके सोर्सेज देखिए, सब बहुत ज्यादा इसके सोर्सेज है। प्लांट ऑयल में बीट जर्म ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये इसके बहुत अच्छे रिच सोर्स हैं। नट्स एंड सीड्स में आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, हेजलनट, पीनट्स है ना। कुछ फोर्टिफिकेशन के साथ कुछ फ्रूट्स आते हैं ना, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, फ्रूट जूसेज, उनमें ऑलरेडी फोर्टिफाइड करके दिया जाता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनच है, स्विस चार्ड काल, ये सब जो है वेजिटेबल्स हैं जिनमें टोकोफेरॉल्स पाए जाते हैं। नॉर्मली इतना पाए जाते हैं कि मोर देन इनफ, और इसकी कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर स्पेसिफिक नहीं पाया जाता है ना, कोई इस तरीके का नहीं पाया जाता। अब इसका जो है रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है? तो एडल्ट्स में जो रफली कहा जाता है 8 to 10 मिलीग्राम टोकोफेरॉल पर डे। और ये ऑलमोस्ट मिल जाता है डेली की डाइट में, ये जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे इतनी सारी डाइट्स हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसे, है ना। तो डेली की जो उसकी डाइट होती है एक नॉर्मल पर्सन की, वहां से ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है जो इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका डिफिशियंसी, डाइटरी डिफिशियंसी रेयर अभी तक नहीं पाई गई है विटामिन ई की। 8 to 10 मिलीग्राम टोकोफेरॉल पर डे की जरूरत पड़ती है। अब एक और विटामिन है फैट सोल्यूबल, उसको भी देख लीजिए, विटामिन के है ना। विटामिन के दो मेजर फॉर्म में ये पाई जाती है, K1 and K2। फैट सोल्यूबल विटामिन है, खास तौर से इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? ब्लड क्लॉटिंग में, स्पेसिफिक है ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे याद रखिए, 2, 7, 9, 10। ठीक, 2, 7, 9, 10 ना, 2, 7, 9, 10, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर विटामिन के डिपेंडेंट। यानी अगर विटामिन के अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद है तभी इनकी सिंथेसिस होगी इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो ये खास तौर से इसमें विटामिन, सॉरी, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 इसको प्रोथ्रम्बिन कहते हैं है ना, ये प्रोथ्रम्बिन है, इसकी डिफिशियंसी होगी तो हेमोरेजिक डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, यानी परफ्यूरा, ब्लीडिंग, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। दो फॉर्म में मिलता है, K1 and K2। K1 को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन एंड K2 मेनाक्विनोन। दो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, दो मेजर फॉर्म है इसका, K1 and K2। और K1 जो है इट इज मेनली फाउंड इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में K1 पाया जाता है। एंड जो K2 होता है, K2 ये हमारी ह्यूमन बॉडी को, जिसको हमारे जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा या गट फ्लोरा जिसको हम कहते हैं, या गट बैक्टीरिया जो है, गट बैक्टीरिया ये सिंथेसाइज करती है। तो अब एक चीज है कि इसकी डिफिशियंसी जो है बच्चों में क्यों मानी जाती है कि विटामिन के जो है वो एब्सेंट होती है एट बर्थ। यही एक क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा है कि ये होता है। है ना, ये क्वेश्चन बनता भी है कि बर्थ पे बच्चों में कौन सी विटामिन जो वो डिफिशियंट होती है। तो विटामिन के डिफिशियंट होती है नॉर्मली,
और क्यों होती है? एक तो इनको अलग से फूड आइटम्स नहीं मिल रहा है अभी अभी वो तो वीनिंग तो कर नहीं रहा है ना। सेकंड चीज जो है उनके अंदर अभी जो वो स्ट्राइल होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो दे आर स्ट्राइल, गट फ्लोरा अभी वो मेंटेन नहीं हो पाता है। गट फ्लोरा अभी वो मेंटेन नहीं हो पाता, वहां पे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो नहीं होते हैं ड्यूरिंग बर्थ या सून आफ्टर बर्थ। तो अब जब बर्थ पे नहीं है, गट बैक्टीरिया एब्सेंट है, तो ये सिंथेसाइज नहीं करेगा, तो K2 एब्सेंट है। दूसरी चीज ओरली तो वो कुछ अभी ले नहीं रहा है, ओरली अभी उसको कुछ कोई फूड आइटम तो दिया नहीं जा रहा है, तो दोनों के दोनों हो गए एब्सेंट। इसलिए माना जाता है कि आफ्टर बर्थ जो है या सून आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न में विटामिन के डिफिशियंसी होती है, और एज ए प्रोफाइलेक्टिक मीजर जो विटामिन के का इंजेक्शन दिया भी जाता है ना। क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत जरूरी है, विटामिन के जरूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेजर क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10। सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मीट, चीज, एग्स हैं, अनफर्मेंटेड फूड्स है ना। ये इसके सोर्स हैं, विटामिन के सोर्स हैं ये। अब फंक्शन क्या क्या है? देखो ब्लड क्लॉटिंग ना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है विटामिन के का है वो ब्लड क्लॉटिंग है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है वही 2, 7, 9, 10 उनकी ये सिंथेसिस करता है। अब अगर मान लीजिए विटामिन के की डिफिशियंसी है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वही 2, 7, 9, 10 इनकी सिंथेसिस नहीं हो रही है। इनकी सिंथेसिस नहीं हो रही, इसमें जो है 2 नंबर का जो है वो प्रोथ्राम्बिन है, प्रोथ्राम्बिन है ना। ये क्लॉटिंग को ऐड करता है, इंक्रीज करता है। अब मान लीजिए प्रोथ्राम्बिन एब्सेंट है, तो जो ब्लीडिंग टाइम होता है ये कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा ना, इंक्रीज करेगा। भाई ये है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक ये इंक्रीज कर जाएगी। तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि हेमोरेजिक डिजीज के चांसेस, हेमोरेजिक परप्यूरा, बाकायदा पूरा कहीं पे हेमोलाइसिस की कंडीशन हो जाए, बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग होने, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगे ना, तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम प्रोलॉन्ग कहते हैं, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। एंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, ये एक बहुत मेजर इसका वो है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। बोन हेल्थ के लिए बोन मेटाबॉलिज्म और मिनरलाइजेशन, ये सब जनरल चीजें हैं जो बहुत सारे विटामिन मिल के काम करती है, उसमें एक ये भी काम करती है। हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन, बोन स्ट्रेंथ के लिए ये एक प्रोटीन है जो बहुत जरूरी है और जिसकी सिंथेसिस में विटामिन के हेल्प करता है। अदर फंक्शंस में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन को ये प्रिवेंट करता है ना। इसके अलावा कैंसर प्रिवेंशन में बहुत सारी विटामिन काम करती हैं, ये भी काम कर रही है। एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो मेजर जो इसका फंक्शन है सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से हम कहते हैं हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्यों? क्योंकि बच्चों में ही इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है नॉर्मली। बड़े में जिस तरीके का इसका डाइटरी सोर्स है, इसका जो डाइटरी सोर्स है, तो ऑलमोस्ट जो है वो डाइट से मिल जाता है। एडल्ट्स के लिए इसकी जरूरत कितनी है? 0.03 मिलीग्राम पर केजी, डेली रिक्वायरमेंट है इसकी। और डाइटरी सोर्स में इतना इसका रिच सोर्स है, ये मिल जाता है। सिर्फ बच्चों में ही परेशानी होती है, और इनमें ये विटामिन के जो है वो डिफिशियंसी पाई जाती है अक्सर। तो एट बर्थ जो है उनको क्या किया जाता है, एज ए प्रोफाइलेक्टिक मीजर एक इंट्रामस्कुलर डोज विटामिन के की दे दी जाती है ना। उसको घई में देखिएगा क्या स्पेसिफिक कितनी उसकी डोज है, वो दिया जाता है उसको प्रोफाइलेक्टिक मीजर, प्रोफाइलेक्सिस के लिए है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वीनिंग भी शुरू कर रहा है तो उसके में भी विटामिन के डिफिशियंसी हो सकती है। कैसे होगी? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कोई उसको इन्फेक्शन है और बहुत ज्यादा बहुत हैवी एंटीबायोटिक उसको दी जा रही है, तो एंटीबायोटिक्स का जितने भी एंटीबायोटिक्स है उसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, अक्सर देखा जाता है। इसमें डायरिया काज करता है, और डायरिया इस वजह से काज करता है कि जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो उसको अल्टर कर देता है, तो डायरिया होने लगती है अगर प्रोलॉन्ग यूज है एंटीबायोटिक्स का। तो वैसी कंडीशन में भी विटामिन, क्योंकि जो K2 है ना, मेनाक्यूनोन, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गट फ्लोरा यानी गट बैक्टीरिया जो है वही उसको सिंथेसाइज करते हैं। और मान लीजिए कोई नील पर ओरल है, एनपीओ पेशेंट है, एनपीओ बच्चा है,
और उसको हैवी डोज में एंटीबायोटिक चल रही है, और उसको जो है उसका नॉर्मली जो है ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, गट फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वहां पे अब सिंथेसिस हो नहीं रही है, ओरली कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। हम्म, हम्म। तो अगर लॉन्ग टर्म किसी को एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिफिशियंसी मिल सकती है ऐसी कंडीशन। विटामिन के का स्टोरेज कहाँ पे होता है, लीवर में। विटामिन के का स्टोरेज जो होता है वो लीवर में होता है। इसके सिम्टम्स क्या है डिफिशियंसी के, इजी ब्रूजिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वही हेमोरेजिक डिजीज है ना, ऑस्टियोपोरोसिस और इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क है ना। ऑस्टियोकैल्सिन जो बनता है वो बोन स्ट्रेंथ में काम करता है, और इसकी डिफिशियंसी है तो ऑस्टियोकैल्सिन की भी सिंथेसिस नहीं होगी है ना। कौन से ग्रुप है जो रिस्क पे सबसे ज्यादा है, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न्स ग्रेटेस्ट रिस्क है ड्यू टू लैक ऑफ गट बैक्टीरिया जो विटामिन के को प्रोड्यूस करते थे। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल जिनमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, लाइक सीलियाक डिजीज है, या कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स ले रहा है, या इस तरीके की मेडिकेशन उसको दी जा रही है जिससे जो उसका गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये जो ग्रुप्स हैं दीज आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर विटामिन के डिफिशियंसी है। तो ये ए डी ई के चार ग्रुप हो गए हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के। इसके बाद वाटर सॉल्युबल में जो बी ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है, एंड विटामिन सी, इसको देखेंगे।